कॉवर्डली डॉग कार्टून नेटवर्क का एक सदाबहार क्लासिक हॉरर शो है जिसमें कुल लगभग 52 एपिसोड के साथ 4 सीजन हैं। इसमें प्रतिष्ठित स्कूबी डू के साथ एक क्रॉसओवर फिल्म भी है। ये कहना सुरक्षित होगा कि करेज ने हम सभी के दिलों में जगह बना ली है और हमारे बुरे सपनों में भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। कार्टून नेटवर्क अपने अधिकांश शो में गहरे विषयों के लिए जाना जाता है। करेज द कॉवर्डली डॉग सबसे डरावना होने में सबसे आगे है और जबकि प्रसिद्ध कार्टून में हास्य भी है, यह अकेला कार्टून नेटवर्क शो है जिसे मुख्य रूप से हॉरर सीरीज के रूप में वर्णित किया गया है। हम विराम देते हैं लाने के लिए द कॉवर्डली डॉग शो। अब थोड़ी सी संदर्भ के लिए यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हार्डली डॉग कांसास राज्य के एक काल्पनिक शहर के बीच में स्थित है जो इस कहानी के लिए महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। नेब्रास्का में बड़े हुए व्यक्ति के रूप में मैं बता सकता हूं कि यह नाम पर्याप्त मेल खाता है। करेज, आप सही समझे, काफी कायर है। वह एक गोद लिया हुआ पिल्ला है जो अपने मालिक म्यूरियल और यूस्टस की देखभाल करता है और जबकि वह कायर हो सकता है, पूरी सीरीज इस बात के बारे में है कि वह कैसे लड़ता है। विभिन्न आत्माओं और राक्षसों से अपने गोद लिए परिवार की रक्षा करता है। म्यूरियल घर की माता और अधिकतर एपिसोड में संकट की स्त्री होती हैं। वह अधिकांश घरेलू काम जैसे खाना बनाना, सफाई और देखभाल करती हैं। करेज को यूस्टस से बचाती, उसे नीचा दिखाती और जानबूझकर डराने की कोशिश करती हैं। दूसरी ओर यूस्टस एक बुजुर्ग गुस्सैल चरित्र का आदमी है। वह फार्म चलाता है और अक्सर करेज से नफरत करता है। उसकी एनिमेशन भी डरावनी दिखती है। उन निर्लज्ज आंखों को देखो। मेरियल इससे बेहतर कर सकती थी, मैं बस बता रहा हूँ। मुख्य परिवार में आखिरी पर निश्चित रूप से कम नहीं कंप्यूटर है। करेज उस एपिसोड के खलनायक से निपटने के तरीके को जानने में मदद के लिए घरेलू डेस्क कंप्यूटर की ओर मुड़ता है। कंप्यूटर वफादार है और अपनी खुद की पहचान रखता है और कभी कभी करेज से बात करता है। जब ये बोलता है तो इसकी ब्रिटिश लहजा होता है। अगर जॉनी के पास 3 सेब हैं और डेवी के पास 2 सेब हैं, तो वे चुप क्यों नहीं रहते और खाते क्यों नहीं? महत्वपूर्ण? शायद नहीं, लेकिन मुझे पता है आप सभी जानने के लिए बेकरार हैं। करेज द कॉवर्डली डॉग कुख्यात रूप से भयानक है, खासकर बच्चों के लिए। शो के लक्षित दर्शक सामान्य क्रीप्स देखते हैं, जिनमें बिल्ली सबसे महत्वपूर्ण खलनायक है और करेज की मुख्य दुश्मन मानी जाती है। और शो भर में मुख्य विरोधी वह एक लचीली लाल बिल्ली जैसा दिखता है, समझे? बिल्ली? उसकी आंखें चमकदार पीली हैं और उसके शरीर में बैंगनी झलकियां हैं। वह आमतौर पर उस दिन की योजना के अनुसार पोशाक पहनता है। एक अन्य सामान्य खलनायक क्वैक एक दुष्ट बत्तख है जो हमसे लड़ता है। दूसरों से पैसे या कीमती सामान चुराने वाला वह ठग है जो को में वह कम नहीं। फ्रेड एक सामान्य पात्र नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि बेहद व्यापक है। वह लोगों के बाल काटने का आदी है और एक सामान्य मानव होने के बावजूद सबसे डरावना है। विलन मेरे विचार में वह बालों का इतना आदी है कि वह विचित्र संस्थान का हिस्सा है। संस्थान जिसमें करेज एक कुत्ता है। आप लोग शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि शो में बाद में अनचाहा बाल कटवाने वाला होगा। पहले एपिसोड की शुरुआत करेज, म्यूरियल एंड यूस्टास के साथ। जब तीव्र तूफान में फंसते हैं तो बिल्ली के मोटेल में रुकते हैं। वहां प्रवेश करने पर बिल्लियां उनका स्वागत करती हैं। परिवार उन्हें बेतुकी निंदा करता है और कुत्तों को प्रवेश नहीं का संकेत देता है। यूस्टास करेज नापसंद करते हुए उसे बाहर लेकर खंभे से बांध देता है। मैं सच में क्या गलती से इतनी बड़ी गड़बड़ कर बैठा हूँ अभी। दूसरी ओर म्यूरियल स्कॉर्च को एक कंबल में लपेटती है और उससे कहती है कि यह केवल एक रात के लिए होगा। थोड़ी देर बाद दोनों पक्ष अपने अपने चल दिए। क्षेत्रों में आराम करते समय एक अजीब बॉक्स से भयानक मकड़ी करेज पर हमला करती है। इसी बीच दूसरी मकड़ी म्यूरियल के स्नान में छोड़ दी जाती है। जब करेज बच निकलता है, वह तुरंत म्यूरियल की मदद के लिए यूस्टास को जगाने जाता है। हालांकि उसका प्रयास सफल नहीं होता। जब करेज फिर से कोशिश करने के लिए वापस जाता है तो वह नोटिस करता है कि यूस्टास गायब है। मेरे प्यार, रात का खाना आ गया है। मदद खोजने नीचे जाने पर कोई सहायता नहीं मिली। लॉबी में न होने पर करेज ने निजी कर्मचारी के एकमात्र दरवाजे में प्रवेश करने का फैसला किया। किसी को ढूंढते समय यूस्टस मकड़ी के जाले में फंसा मिला। मकड़ी, चिंता मत करो दोस्तों, करेज ने उन्हें परास्त कर दिया। मकड़ियों को बड़ी लकड़ी की पट्टी से कुचलकर मारता है। कैट्स प्रकट होकर अपनी विशाल मकड़ियों से पूरे परिवार को खत शरीर कागज पर फेंककर उससे बख्तर होकर बच निकला। इस तरह दोनों के बीच पीछा करने का दृश्य शुरू हो जाता है। आखिरकार कातिज ने करेज को घेर कर समाप्ति से पहले एक खेल चुनौती दी जो बच्चों के कार्टून के लिए काफी खौफनाक है। इस बीच रानी म्यूरियल ने अकेले मकड़ी को हरा दिया और करेज की तलाश शुरू कर दी।
ठीक उसी क्षण जब करेज खेलने के लिए बहुत थक गया होता है, कातज उसके ऊपर मंडरा रहे होते हैं एक भीषण मकड़ी के साथ। म्यूरियल आती हैं और टेनिस रैकेट से कातज का सिर पीट देती हैं। चलो करेज, हम जा रहे हैं, यहाँ की सेवा बदतर है। सभी खुशी खुशी अपनी छोटी सी फार्म पर वापस जाते हुए समाप्त होता है। इस बाद के एपिसोड में दर्शकों को एक और कुख्यात करेज द कॉर्डली डॉग से परिचित कराया जाता है। खलनायक लैक्वैक, एक विशेषज्ञ ठग जो कुछ कीमती चीजें ढूंढ रहा है। एपिसोड की शुरुआत यूस्टस के एक भयानक पति और पिता होने से होती है, जैसा कि हमेशा होता है। क्या तुम कृपया वह तेज आवाज बंद कर दोगे? तुम पड़ोसियों को नींद में जगाएंगे। हमारे पास इस क्षेत्र में कोई अच्छे पड़ोसी नहीं है। और ऐसा करते समय एक अतिरिक्त बोर्ड टूटकर गरीब म्यूरियल के सिर पर गिर जाता है। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। यूस्टस इस अवसर का फायदा उठाकर करेज को घर से बाहर निकाल देता है और म्यूरियल से कहता है कि उसकी केवल भोजन बनाना और उसकी मांगे पूरी करना जिम्मेदारियां हैं। करेज म्यूरियल को बचाने और उसकी स्थिति सुधारने के लिए उसे भूलने की बीमारी ठीक कराने डॉक्टर को फोन करता है, लेकिन असली डॉक्टर के आने के बजाय लैक्वैक डॉक्टर का नाटक करता है, इस उम्मीद में कि वह परिवार के सभी कीमती सामान चुरा सकेगा। घर पहुंचने पर लैक्वैक यूस्टस को बेहोश कर देता है और म्यूरियल के लिए अंदर जाता है। इससे करेज अंदर आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। ट्वीट करने के लिए यहाँ आए। क्या आप मरीज हैं? लेकिन अपनी कोशिशों में क्वैक उसे बड़े हथौड़े से घर से बाहर दौड़ाता है। घर में वापस आकर लैक्वैक म्यूरियल से रत्नों के स्थान के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भूलने की बीमारी है, इसलिए कुछ भी नहीं करता। करेज खुली खिड़की से अपने रास्ते पर लौटता है और कंप्यूटर से पुलिस से संपर्क करता है। म्यूरियल से जानकारी निकालते समय लैक्वैक ने उसे हथौड़ा मारा, यादें आईं। हालांकि इससे किसी की भी स्थिति में वास्तव में मदद नहीं मिलती, क्योंकि वह अभी भी बंधी हुई है। अंततः पुलिस क्वैक को करेज मारने से ठीक पहले गिरफ्तार कर लेती है। फिर वे आपके अनुमान अनुसार भूलने की बीमारी वाले यूस्टस को अलमारी में तलाशते हैं। कॉरेज ने हाहा के साथ उसे अलमारी में छोड़ दिया। फिर शो लैक्वैक को पुलिस कार में भागते दिखाता है और कहता है कि हम उसे आखिरी बार नहीं देखेंगे, उसको देखना। अगले एपिसोड में हम म्यूरियल के डरावने भतीजे फ्रेड से मिलते हैं। हमें फ्रेड की पहली झलक कॉरेज की आंखों में मिलती है। कॉरेज फ्रेड से मिलने को लेकर चिंतित था, क्योंकि वह जीवन में हर चीज की चिंता करता, लेकिन उम्मीद के बजाय डरावना मिला। अजीबतम दिखने वाले मनुष्यों में से एक से मिलकर फ्रेड के साथ सोफे पर बैठे हुए किर्च ने संयोग से उसके कलाई पर होम फॉर फ्रीकी बेयरबर्स वाला बैंड देखा। कॉरेज ने म्यूरियल को बताने की कोशिश की, पर वह जोर देती है कि फ्रेड को बाथरूम दिखाएं। वो बाथरूम जिसे यूस्टस ने अभी दरवाजा बंद होने पर ताले लगाने के बारे में समझाया था। इसे बंद करने की कोशिश मत करो, तुम इसे फिर खोल नहीं पाओगे। म्यूरियल को एहसास होता है कि वह फ्रेड के लिए ताजे तौलिए लाना भूल गई, इसलिए वह यूस्टस से लाने के लिए कहती है। जब यूस्टस सीढ़ियां चढ़ता है, वह तौलियों को कॉरेज के सीने में धकेलने और दरवाजा बंद करने का फैसला करता है, जिसमें कॉरेज और फ्रीकी फ्रेडेन भी अंदर होते हैं। अब तक यूस्टस को एक भयानक इंसान के रूप में दिखाया गया है। हम तीसरे एपिसोड तक ही सीमित रहे हैं। जब कॉरेज बाथरूम में फ्रेड से फंसता है, फ्रेड अपने हेयर कट के पीछे का कारण फिर से बताता है, धीरे धीरे करेज के बालों को ज्यादा से ज्यादा काटते हुए। मेरे युवा प्यारे चेहरे पर नजर लेस की तरह मीठी थी। करेज ने अंततः फ्रेड के कलाई पर नंबर की एक झलक देख ली, लेकिन उसने इसे जल्दी से छिपा दिया और करेज के मुंह में पैनकेक डालता है ताकि वह फोन न कर सके। फ्रेड ने करेज के बाल काटना बंद कर दिया, जबकि वह खुश नाच रहा है। करेज फिर से कॉल करके मदद मांगता है। पुलिस प्रकट होकर फ्रेड को संस्थागत बना देती है, और जबकि करेज पहले से ही पूरी तरह से सिर मुंडवा चुका है, कम से कम वह फ्रेड की विचित्रता से मुक्त है। मैं यह एपिसोड शामिल कर रहा हूं क्योंकि यह मुझे बचपन में सबसे ज्यादा डराया था। मुझे यकीन नहीं है कि यह चुनी गई डरावनी एनिमेशन शैली थी या भूत की आवाज, लेकिन किसी भी तरह यह मेरे लिए पूरी तरह से दुष्स्वप्न का कारण था जब मैं बच्चा था। मैं नहीं जा रहा। इस एपिसोड में बहुत गहराई तक नहीं गया, लेकिन यह मूल रूप से इस बारे में था कि कैसे यूस्टस ने एक अति मूल्यवान पत्थर पर कब्जा किया जो एक महत्वपूर्ण कलाकृति थी। फिर आत्मा घर पर आती है इसे वापस मांगते हुए। फराश कर्मी सावधानी पूर्वक स्लैब को वापस करते हैं। ओह, मेरे ध्यान का कष्ट सहें, और अगर वे नहीं सुनते हैं तो उन्हें शाप देता है। बेशक वह नहीं सुनते, लेकिन देखो वह चीज कितनी बिल्कुल डरावनी है। उसे देखो, मेरा मतलब है आओ, ये डरावना कैसे नहीं है। इस जीवन में अनेक अवसर हैं। एक बाद के एपिसोड में वे करेज के सबसे कुख्यात प्रतिद्वंद्वी कैटज से मिलते हैं। यह एपिसोड शुरू होता है जब म्यूरियल करेज और यूस्टस को उनके खेत से खींचकर एक क्रूज पर ले जाती हैं।
करेज गलती से इंजन में उल्टी कर देता है क्योंकि उसे समुद्र जुकाम हो गया था और वे एक निर्जन द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देखो ये हम कहाँ है मेरी कुर्सी। द्वीप पर पहुंचने पर उन्हें बिल्लियों द्वारा स्वागत किया जाता है, जो खुद को एक 5 सितारा रिसोर्ट के मालिक के रूप में छिपा रहा है। म्यूरियल और यूस्टस खुशी से रिसोर्ट में शामिल होते हैं, लेकिन करेज संदेह में है। आप अपने अत्यंत दर्दनाक अनुभव से पूरी तरह थक चुके होंगे। मेरा कुर्सी कहाँ है? जब वे कैट्स के स्पा की ओर बढ़ते हैं, करेज अपने गिरे जहाज के कप्तान पर ठोकर खाता है, जो सोडा मशीन में बदल गया है, और कप्तान उसे द्वीप छोड़ने की अनुमति देता है। करेज अपने मालिकों को चेतावनी देता है, पर वे नहीं समझ पाते। स्पा कुत्तों के लिए निषेधित क्षेत्र है। वे भी करेज को फिर से बांध लेते हैं। मुझे डेजावू हो रहा है करेज को स्पा से चिल्लाहटें सुनने के कुछ ही देर बाद, और देखता है कि लोगों को मशीनों में बदले जाने के बाद बाहर ले जाया जा रहा है। यूस्टस एक रेकिंग बॉल है और म्यूरियल एक वॉशिंग मशीन है। बिल्ली उन्हें कोलिसियम ले जाती हैं ताकि वे एक दूसरे से लड़ सकें। गुस्से में करेज वापस स्पा में जाता है और म्यूरियल को बचाने के लिए खुद को हेलीकॉप्टर में बदल लेता है। यूस्टस फिर गुस्से में पूरे द्वीप को नष्ट कर देता है। बाद में उन्हें फिर से बिल्लियों द्वारा बमबारी की जाती है, लेकिन इस बार कैट्स को वाकई उनकी आवश्यकता है क्योंकि वह नोवेयर स्वीट स्टफ प्रतियोगिता नहीं जीत पाया। कहानी की शुरुआत कर्ज अपने जाम मॉन्स्टर से म्यूरियल को अपहरण करता है ताकि उसका गुप्त कैंडी सेब नुस्खा प्राप्त कर सके। उसकी जान धमकी देकर वह म्यूरियल से सच खोलने कहता है, लेकिन वह नहीं झुकती। यूस्टस घर पहुंचता है। वह उनकी गायब होने की नोटिस करता है और तुरंत जाम मॉन्स्टर द्वारा छोड़ी ट्रेल का पीछा शुरू कर देता है। कोरिज बबल गम काटकर बुलबुला फुलाता है। बुलबुला पूरी तरह कर्ज तक जाता और उन पर उतरकर म्यूरियल को तबाही से रोकता है। वे सीढ़ियों से गिर जाते हैं। ऑन द पैटर्न के अनुसार कर्ज कोरिज को खत्म करने से पहले एक खेल में चुनौती देने का निर्णय लेता है। इस बार स्टीयरिंग प्रतियोगिता है। ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक। कुर्ट्स का ध्यान यूस्टस ने अचानक भटका दिया, जिन्होंने बैंगनी जाम मॉन्स्टर को डराया। प्रतियोगिता हारने पर कर्ज ने कोरिज को गम ड्रॉप मशीन में फेंक दिया। वह कैंडी में बदल जाता है। यूस्टस म्यूरियल को जाल से निकालकर बिल्लियों से लड़ना शुरू कर देता है। ठीक है यूस्टस, हम देखते हैं। कोरिज आगे आकर कर्ज को टॉफी मशीन में भेज देता है। यूस्टस को बचाकर कर्ज को टॉफी में बदल देता है। म्यूरियल बताती हैं कि उसकी गुप्त सामग्री सिरका है। शो फिर कर्ज को प्रतियोगिता में अभी भी दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए दिखाता है, जबकि कोरिज और म्यूरियल ने पहला स्थान जीत लिया। लैक्वैक वापस आ गया है। उसने हमें बताया था कि यह उसकी आखिरी बार नहीं होगा। यह एपिसोड एक धोखेबाज के साथ शुरू होता है जो बैगरों को सम्मोहित करना चाहता है। वह उनके दरवाजे पर आता है और कहता है कि वह उनकी टीवी ठीक करने आया है, जिस पर वे कहते हैं कि यह खराब नहीं है। फिर वह उनकी छत पर जाता है और उनकी एंटीना तोड़ देता है। वह तब तक इंतजार करता है जब तक उन्हें उसे बुलाया नहीं जाता। फिर वह ठीक कर चला जाता है। हाँ, बतख अच्छा है, कुत्ता बुरा है। लेकिन जल्द ही टीवी यूस्टस को सम्मोहित करके कोरज से छुटकारा पाने का आदेश देता है। अलविदा मछली। अच्छी कॉफी यहाँ उपलब्ध है। जब कोरज की देखभाल हो जाती है, लेक्वैक सम्मोहित करने वाले टीवी का उपयोग करके उसे और मूरियल को जैकपॉट से लॉटरी का पैसा चोरी करने का आदेश देता है। वर्तमान में हो रही लॉटरी। यूस्टस और मूरियल पैसा लेने के लिए ड्राइव करते हैं। ओह, एक जोकर। और जबकि मूरियल गार्ड को ध्यान भटकाने में लगी है, यूस्टस चोरी करता है। उन्हें यह नहीं पता कि कोरज भी उन्हें रोकने की आशा में चोरी कर रहा है। करेज अपने डर में धूर्त होते हुए कार से पैसे की निशान छोड़ना शुरू कर देता है ताकि लोग देख सकें कि चोरी किए गए लॉटरी पैसे कहां जा रहे हैं। पुलिस अंततः पैसे के निशान का पीछा करती है। अंत में ढोंगी को एक बार पकड़ लिया जाता। अगले एपिसोड में हम अंततः परिवार के कंप्यूटर से मिलते हैं। एपिसोड की शुरुआत करेज के छोटे डायरी में लिखने से होती है, जो कंप्यूटर पर स्थित है। करेज की यादें पढ़ते समय कंप्यूटर ने करेज से कहा कि वह बिल्कुल भी बहादुर नहीं है और उसे मौका दिया जाए तो वह बेहतर कर सकता है। उस रात एक बड़ा तूफान आता है। यह घर के हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को विद्युत कर देता है, जिससे कंप्यूटर प्रभावित होकर जीवंत शरीर विकसित हो उठता है। अब वह हिलने योग्य, जीवित और संवेदनशील प्रतीत होता है। कंप्यूटर ने खुद को नींद में पड़े यूस्टस में डाउनलोड कर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया, लेकिन यूस्टस का शरीर कंप्यूटर के लिए अपर्याप्त है और वह अधिक मजबूत शरीर की आवश्यकता बताता है। कंप्यूटर बदलकर म्यूरियल पर नियंत्रण करता है। मृत, जैसा उसे लगता है, एक मजबूत शरीर है। कंप्यूटर अब म्यूरियल के शरीर को सुपर सूट की तरह उपयोग कर रहा है। वह दुनिया में जाना और बहादुरी से कार्य करने का निर्णय लेता है। फिर करेज म्यूरियल और कंप्यूटर को बचाने तथा कठिन कार्यों के दौरान मरने से रोकने की कोशिश करता है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छोटी से नीचे और एक सीवर में फेंक देता है। ओह,
विरोधाभास में कोराज बार बार अपना शरीर कुर्बान करता है ताकि वह अपने प्रिय को बचा सके। वह कंप्यूटर द्वारा किए गए सभी कर्तव्यों से कहीं अधिक बहादुर है। कंप्यूटर उनके प्रयासों में फंसकर मरने से पहले क्रेज से मदद मांगता है। क्रेज मदद करता है लेकिन प्रक्रिया में उसे झटका लगता है। कंप्यूटर क्रेज उठाकर घर ले जाता है और अपनी मूल स्थिति में लौट आता है, ये कहते हुए कि मानव होना नीरस था, चाहे उसने कितनी भी रोमांचक यात्राएं की हों। म्यूरियल फिर उन सभी रोमांचों के बारे में पढ़ती है जो उसके बेहोश रहने के दौरान हुए थे और सोचती है कि यह केवल क्रेज की कल्पना है। यह एपिसोड सास ससुर संबंधी अजीब पारिवारिक स्थितियों पर एक पैरोडी प्रस्तुत करता है। मुझे यकीन है कि म्यूरियल का अनुभव अधिकांश से कहीं अधिक अजीब है। संदर्भ के लिए इस एपिसोड में ग्रोथ इंडस्ट्रीज नामक एक व्यवसाय शामिल है। यह कंपनी उन लोगों के प्रति आसक्त है जिनके बाल ABXYZ प्रकार के हैं, क्योंकि उनके बालों की वृद्धि की फार्मूला उन पर सबसे अच्छा काम करती है। सामान्यतः की तरह म्यूरियल ही शिकार है, क्योंकि उसके पास दुर्भाग्य से यह दुर्लभ आनुवंशिक रक्त है। एपिसोड की शुरुआत ग्रोथ इंडस्ट्रीज से होती है, जो डॉक्टरों से पूछती है कि क्या उनके पास ABXYZ रक्त प्रकार वाले कोई मरीज हैं, क्योंकि उनके पास परीक्षण विषय कम पड़ रहे हैं। और कुछ मामूली रिश्वत देने के बाद डॉक्टर उन्हें अनिच्छा से म्यूरियल के बारे में बताते हैं। कृपया हमें सूचित करें, क्या यह प्रस्ताव इतना ठीक रहेगा आपके लिए? ग्रोथ इंडस्ट्रीज खेत पर आकर उन्हें उनके लैब में मजबूर करते हैं, भले ही वह स्पष्ट रूप से नहीं जाना चाहती। अब मैं जोड़ना चाहूंगा कि करेज इस पर सहमत नहीं है और कुछ तो लगता है। हमेशा की तरह वह अकेला सोचकर काम करता है और तुरंत डॉक्टर से पूछने और यह जानने का निर्णय लेता है कि क्या हो रहा है। मेरे मरीज की व्यक्तिगत जानकारी को प्रकट करना अनैतिक होगा, इसलिए कृपया मुझे फिर से कॉल न करें जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल न हो। क्लिनिक जाने के बाद और उसकी फाइल देखने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे ग्रोथ इंडस्ट्रीज द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया है। करेज भी यूस्टस को दिखाता है। शायद वह मानता है कि उसे वापस पाने में मदद चाहिए। कहानी में तब बदलाव आता है जब ग्रोथ इंडस्ट्रीज पहुंचने पर व्यवसाय मालिक पता चलता है। यूस्टस की मां मैं ही है। आगे की पूछताछ पर मैड ने म्यूरियल के वहां होने के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। यह तब तक नहीं जब तक कि करेज इमारत में घुसपैठ नहीं करता और म्यूरियल को अन्य कई लोगों के साथ परीक्षण में होता हुए नहीं पाता। सभी डरावने तरीके से छत से लटकती हुई और पागल परीक्षण और यातनाओं से गुजरते हुए करेज जल्दी से म्यूरियल को ढूंढता है और एक पूरा दृश्य बनाता, आग का अलार्म गिराता, गार्डों से लड़ता, मैं से बचते म्यूरियल के साथ खिड़की से छलांग लगाता है। एपिसोड समाप्त होता है जब वह सुरक्षित घर लौटता है और यूस्टस के बालों से भरे सिर और ढेर सारे पैसे लेकर घर लौटते हुए। टसस्क के विषय होने के नाते यूस्टस पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और साह के एपिसोड में पिछले जो हमने कवर किया उसके समान मां म्यूरियल का फायदा उठाकर उनके यूस्टस संबंध बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। एपिसोड की शुरुआत में पूरे दिन यूस्टस के साथ अजीब दर्दनाक घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं म्यूरियल के आसपास हो रही थीं, जिससे यूस्टस को विश्वास हुआ कि म्यूरियल ने जानबूझकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, जबकि ऐसा नहीं था। यूस्टस अपनी मां को शिकायत हेतु कॉल करता है और वह अपने काउंसलिंग लाइसेंस का दावा करती हैं। उनके पास नहीं है। मैं तुम्हें जो नाम है उसके साथ मदद नहीं करने जा रही हूँ तुम्हारे समस्याओं को सुलझाने में, तुम बेवकूफ लड़के। वह उन्हें काउंसलिंग सत्र देती हैं, लेकिन कोशिश करने से पहले ही वह दावा करती हैं कि उनकी शादी ठीक नहीं हो सकती। साहस को बहस पसंद नहीं है। मां की प्रतिक्रिया को रोकते हुए उसने कंप्यूटर का उपयोग करके खुद का काउंसलिंग लाइसेंस प्राप्त करने का फैसला किया। साहस संचालित काउंसलिंग पार्ट में सब कुछ सुचारू रूप से चलता और समझौता होता है। मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी माँ से शुरू हुआ। वह मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। इस दौरान मां के पास एक भूतनी औरत आती है जो और यह दावा करती है कि वह ही यूस्टस के साथ खिलवाड़ कर रही थी। वह मानती है कि मेरिल के पूर्वजों ने उनके पति को लोच नेस की झील में फेंक दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मां उस पर विश्वास करती है, उनके संबंध बर्बाद करने पर सहमत होती है, फिर कमरे में जाकर म्यूरियल पर यूस्टस के अधिक हानिकारक काम का आरोप लगाती है। भूत उसकी दावों को साकार करने में मदद करता है। करेज इसे देखता है। योजना जारी रखने से उसे विचलित करने मां पर स्याही की चालें शुरू हो जाती हैं। स्याही के धब्बों को देखने पर मां एक प्रकार के ट्रांस में चली जाती है और अपने जीवन के बारे में खुलने लगती है। एक विशेष महत्वपूर्ण विवरण, कैसे उनके पूर्वजों ने लोच नेस की झील में एक आदमी को फेंक दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इससे प्रेत क्रोधित हो गया और परिणाम स्वरूप प्रेत ने बाद की एक कड़ी में मां को घर से बाहर भीगा। एक खलनायक ने आखिरकार इस बार मुख्य रूप से करेज पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, न कि उसके मालिकों पर। खुशी खुशी हड्डी चाटते करेज बाहर अजीब महिला से मिलता है। महिला तुरंत अटूट होकर कहती है वह उसके कुत्ते डंकन जैसा दिखता है। म्यूरियल उसके स्नेह को देखकर मानती है कि करेज ने दोस्त बना लिया है और उसे चाय पर उनके घर आमंत्रित करती है। अंदर आने पर पता चलता है कि वह तूफान की देवी है जिसने कुत्ता खोया और समझाती है करेजे के प्रति अटूट क्यों है।
यह स्पष्ट है कि वह करेज से अटूट है और म्यूरियल इस समस्या के प्रति जागरूक होती है। म्यूरियल, यह जगह बहुत गड़बड़ है, कृपया इसे साफ करो। डिनर के दौरान तूफान देवी का कहना है कि वह कोरेज की मालिक हैं और उन्हें साथ लाएंगी। मैं अपने प्यारे डंकन को कभी न देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ओह, फिर से कोरेज। बहुत बड़ी बात। यह म्यूरियल को परेशान करता है और वह तुरंत रक्षात्मक हो जाती है क्योंकि कोरेज जाहिर है उसका कुत्ता है। कोरेज मजबूत। तूफान देवी के गुस्से की तेज हवाओं का उपयोग कर अपने खोए कुत्ते डंकन की खोज में उड़ जाता है। जब तक डंकन न देखे, कोरेज को सीवरों की ओर नहीं भेजा जाता। सीवरों में पहुंचने पर कोरेज आखिरकार गॉडबोन पहुंचता है। कहा जाता है इसे चाटने से लत लग जाती है और मृत्यु तक चाटते रहते हैं। कोरेज को किसी के इसे चाटते सुनाई देने पर वह हड्डी के चारों ओर चलकर डंकन ढूंढता है। दुर्भाग्यवश इच्छाएं कोरेज पर असर डालने लगती हैं। जो भी चीज उसे मुक्त होने की अनुमति देती है वह है तूफान देवी के हाथों म्यूरियल की मरती हुई छवि। मैं नहीं। यदि वह डंकन को वापस लाने के अपने मिशन में विफल रहता है, अंततः कोरेज मुक्त हो जाता है और हड्डी अपने घर ले जाता है। लेकिन फिर एक और समस्या उत्पन्न होती है। तूफान देवी को डंकन को गॉड बोन कितना पसंद है इस पर जलन होती है और उसने निर्णय लिया कि वह कोरेज को ही रखेगी। उसने तूफान देवी को मानने का ढोंग करने का निर्णय लिया और उसकी ऊर्जा और स्नेह का जवाब देना शुरू करता है। इससे डंकन ईर्ष्या करने लगता है और वह भी डॉग बोन से मुक्त हो जाता है। इस एपिसोड में न केवल यूस्तास बीमार है बल्कि कंप्यूटर भी बीमार पड़ जाता है। एपिसोड की शुरुआत म्यूरियल से होती है जो यूस्तास को खुश करने, स्वादिष्ट बनाने कोशिश करती है, लेकिन सिरके के कारण व्यंजन पसंद नहीं आते। म्यूरियल और करेज ऑनलाइन एक नई रेसिपी की तलाश करते हैं। ये क्या करता है? ओह माय। रेसिपी डाउनलोड में ज्यादा समय लगता है। म्यूरियल कंप्यूटर जांचने वापस आती है। अंततः कंप्यूटर उसे अंदर खींच लेता है। उसके वायरस के कारण करेज भी कंप्यूटर में जाता है और वासना से वायरस से लड़ने और म्यूरियल को बचाने की कोशिश करता है। म्यूरियल को एहसास होता है कि वायरस एक वास्तविक वायरस है। वह बीमार है और अपनी विशेष जिलेटिन पेश करती है जो मूलतः यूस्तास के लिए बनाई थी, जिसे उसने नापसंद किया। वह यह वायरस को देती है जो सिरका देखकर इसे खा लेता है। उसे सिरका पसंद है। एपिसोड का समापन म्यूरियल के कंप्यूटर मुक्त होने और यूस्तास को अच्छी आर्टिचोक सूप रेसिपी खिलाने के साथ होता है। हालांकि उसमें भी निश्चित रूप से सिरका था। एक बार फिर महाकाव्य उपस्थिति दर्ज कराते हुए कैट्स सभी का दिन बर्बाद करने की कोशिश करता है। क्रिस्पी बेकन और कनाडाई हैम और सॉसेज और एक स्टेक। म्यूरियल और करेज यूस्तास से थक चुके हैं और खुद के लिए एक छोटा सा अवकाश बुक करते हैं जो संयोग से बिल्लियों द्वारा चलाया जाता है। यह एक पानी के नीचे पनडुब्बी जैसी स्थिति है, लेकिन जैसे ही वे कैट्स पर चढ़ने वाले होते हैं, हमेशा की तरह दावा करता है कि कुत्तों की अनुमति नहीं है। करेज अंत में खुद को एक वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़िया के रूप में छिपा लेता है और फिर भी चढ़ जाता है। नहीं, मुझे एक बड़ा ड्रिंक पीने की प्यास है। पनडुब्बी पर जाने के बाद कैट्स म्यूरियल चाय का प्रभारी बन जाता है। कुछ समय बाद उसे संदिग्ध लगता है। करेज पुष्टि करता है कि चाय में गड़बड़ है। म्यूरियल ने कैट्स को चुनौती देने के बाद उसने उसे सेल में फेंक दिया। करेज ने चाबी छीनकर म्यूरियल को पिंजरे से आजाद किया, लेकिन ऐसा करने में वह पनडुब्बी के नियंत्रण तोड़ देता है और वे गहरे पानी में गिरने लगते हैं। संभावित रूप से कैट्स बच जाता है, लेकिन बाद में उसे एक शार्क द्वारा खाया जाता हुआ देखा जाता है। करेज सभी को बचा लेता है। गैस से खुद को फुलाकर और सभी के शरीर के चारों ओर डकार के बुलबुले फूंककर जब जहाज फटने वाला था, वे सुरक्षित रूप से सतह पर तैर सके। लक्वैक फिर से शो में प्रवेश करता है, एक और पागल अफ्तम योजना के साथ जो सुपर अटलांटिक और यादृच्छिक है। इस बार वह मूरियल का उपयोग कर स्वीडिश बैंक लूट रहा है। एपिसोड की शुरुआत मूरियल और करेज रसोई में कुकीज बना रहे हैं। यहाँ तक कि यूस्तास प्रकट होता है और उसे अपनी चश्मे का पता नहीं होता। क्या यह आदमी कभी अपने सामान को संभाल पाएगा? मूरियल ने करेज को बाहर जाने और यूस्तास की चश्मे खोजने का निर्देश दिया। लेक्वैक ने करेज की निराशा पर प्रकट किया। लेक्वैक वापस आ गया है। आमतौर पर करेज के मालिक उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं देते और जब वे अनदेखे रहते हैं, लेक्वैक चुपके से अंदर घुस जाता है और नुस्खे में 2 आउंस दुर्लभ स्वीडिश सिरका जोड़ देता है। हैरान मूरियल नहीं जानती कि वह अपने कुकीज को पूरा करने के लिए इस दुर्लभ सामग्री को कैसे प्राप्त करेगी। यह तब तक जब तक लेक्वैक, जो खुद को एक एयर बलून कंपनी का हिस्सा बताता है, उसे स्वीडन जाने के लिए एक बलून सवारी की पेशकश करता है ताकि वह कुछ दुर्लभ स्वीडिश सिरका लाए। वह उत्साहपूर्वक निमंत्रण स्वीकारती है, दिल विनाश के लिए। हवा के गुब्बारे पर होते ही उसे बंजी से बांध दिया जाता है।
बार बार गुब्बारे से जालदार दरवाजे द्वारा फेंका जाता है। वह ऐसा नहीं चाहती, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ विकल्प नहीं है। फिर ले क्वैक अपने असली उद्देश्यों का खुलासा करता है, विशाल सुअर खाना लूटना। म्यूरियल को पूरी तरह अभ्यास करने के बाद उसे सिक्का कश ले जाता है। स्वीडिशों ने अपना पैसा सुरक्षित रखने हेतु हमें शामिल किया। बिग रोजर जुड़े, चलो। और दावा करता है कि वह अपनी सिरका हरी पत्तियों के नीचे पाएगी। जब म्यूरियल का दावा होता है कि उसने देखा है कि सिरका नहीं है और पत्तियां विदेशी मुद्रा जैसी दिखती हैं, लेक्वैक उसे अंतिम बार गुब्बारे से फेंकता है और गिरने के लिए डोरी काट देता है। करेज उसे बचाने के लिए खुद को कैटापल्ट करता है। वे स्वीडिश सिरका बेचने वाली दुकान में लैंड करते हैं। वे खुश होकर घर जाते हैं, जबकि क्वैक को अनिवार्य पुलिस का जवाब देना पड़ता है। बाद के एपिसोड में यूस्टस को आखिरकार उसकी सजा मिलती है। एपिसोड कई घोषणाओं के साथ शुरू होता है कि यह शिकार का मौसम है और जो सबसे बड़ा हिरण पकड़ता है उसके लिए बड़ा इनाम है। इससे यूस्टस को अपने बड़े भाई के प्रति अपनी हीन भावना प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। म्यूरियल और करेज को जूतों का प्रदर्शन देकर वह बताता है कि वह अपने बड़े भाई से बार बार शिकार पर जाने को कहता था, लेकिन वह हमेशा ना कह देता था। असल में न केवल ना कहता था, बल्कि यूस्टस को भी यह बताता था। मुझे खेद है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। कृपया किसी पेशेवर से मदद लेने पर विचार करें। संभवतः क्योंकि दोनों नाम तुकबंदी करते थे। स्पष्ट रूप से यूस्टस के पास गहरे जड़ें जमा चुके बचपन के नाट्य हैं। शायद इसलिए वह जैसा है वैसा है। दुखद परवरिश से आगे बढ़कर वह शिकार की शुरुआत करता है ताकि स्वयं साबित कर सके कि वह अपने मृत बड़े भाई से बेहतर है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उसने अपने सभी शॉट मिस कर दिए। क्योंकि पिता हिरण ने देखा कि यूस्टस उस पर और उसके परिवार पर गोली चला रहा है, उसने अपनी खुद की बंदूक लेने का फैसला किया और इसके बजाय यूस्टस का शिकार करता है। हिरण को जो करना चाहिए वही करना पड़ता है। धन्यवाद। कॉरेज यूस्टस की मौत को रोकने की कोशिश करता है, उन्हें एक कम खतरनाक गेम शो खेलने के लिए। दुर्भाग्यवश यूस्टस फिर भी हिरण से हार जाता है और भी उसे गोली चलाने की कोशिश करता है। वह चूक कर हिरण पर गोली मार देता है। यूस्टस हिरण के सींग लेकर टोपी पहनाता है ताकि भालू सोचे कि वह असली नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके साथ कुछ भी सही नहीं होता। यूस्टस और असली शिकारी उसके सींगों के कारण उसे हिरण समझकर पकड़ लेते हैं। यह बाद का एपिसोड कॉरेज द कॉवर्डली डॉग सीरीज के केवल 2 20 मिनट लंबे एपिसोडों में से एक है। यह एक बहुत ही अनिष्टकारी मुखौटा पहने व्यक्ति के साथ शुरू होता है, खेत पर पहुंचता है और कॉरेज को पीटना शुरू कर देता है। यह दावा करता है कि उसे सभी कुत्ते नापसंद हैं। कितनी प्यारी लड़की है। म्यूरियल हमेशा की तरह स्थिति को गलत समझती है और मुखौटा पहने व्यक्ति को चाय पर निमंत्रित करती है। सोचती है कि वे सिर्फ कॉरेज के साथ खेल रहे थे। चाय के समय मास्क पहने व्यक्ति ने बताया कि उनका नाम किटी है और अपने मित्र बनी की कहानी सुनाई, जो मैड डॉग नाम के गैंगस्टर से प्यार में पड़ गया था। मैड डॉग अपमानजनक था। उसने बनी को धमकी दी कि कभी भागने की कोशिश की या किटी को फिर से देखा तो उसे मार देगा। कहानी सुनाने के बाद यूसस ने अशिष्ट टिप्पणी की कि यदि मास्क उतारें तो किटी ढूंढने में अधिक सफलता मिलेगी, जिस पर मास्क वाला व्यक्ति ने मेज से सभी चांदी के बर्तन जमीन पर फेंक दिए। उसी दिन दोपहर के खाने में मास्क फिर से उठाया गया और गुस्सा करने के बजाय किटी कहती है कि वे हकीकत का सामना नहीं करते। मरियल ने कहा कि अंततः सभी को हकीकत का सामना करना पड़ता है। किटी ने उनके कमियों की ओर इशारा किया, जैसे मरियल का रात में मीठा खाना खाने के लिए जागना और यूसस की किसी भी चीज को ठीक नहीं कर पाना, भले ही वह फिक्स्ड हो। क्या आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ? नहीं, मास्क वाली महिला, मैं कुछ भी ठीक कर सकता हूँ। बाद में सोने के समय कॉरेज किटी पर नजर रखता है। जब उसने अपना मास्क उतारा तो पता चला वास्तव में वह एक बिल्ली है। हैरान हूँ। सोचो, उसका नाम कॉरेज। खैर, कॉरेज पूरी तरह से आश्वस्त है कि मास्क एक दुष्ट राक्षस है जो किटी पर कब्जा कर लेता है और उसे मास्क के बहुत अधिक भयानक दिखने की छवियां आने लगती हैं। फिर कॉरेज म्यूरियल और यूस्टस को डरावने मास्क वाले राक्षस के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है। हमेशा की तरह उन्हें नहीं समझ आता कि वह क्या कह रहा है। कॉरेज के खतरे पर ध्यान न देने से उसने लॉक करने का निर्णय लिया। उस रात देर में हर किसी को उनके संबंधित कमरों में बंद किया गया क्योंकि वह कीटी चूहे चुरा लेता। जब कॉरेज स्थानीय डिनर में होता है तो कर्मचारियों से पता चलता है कि मैड डॉग बनी कहाँ रखी। जैसे ही तुम बनी को वहां से बाहर निकालो, उससे बताओ कि चार्ली ने कहा है, हे। इस बीच जब कॉरेज डिनर में होता है तो घर का हर व्यक्ति बच निकलने की कोशिश करता है। कीटी एकमात्र है क्योंकि वह खिड़की से बाहर चढ़ने का फैसला करती है। वह मानती है कॉरेज उसने उसका खिलौना चुराया, खोजने लग जाती है। मैड डॉग के घर लौटकर उसे आजाद करता है जबकि लोग अत्याचार करते हैं। भागते समय मैड डॉग उन्हें अपनी कार में टक्कर मारने लगता है। कॉरेज कार पर कूदता है और उन्हें ट्रेन की रास्ते में मोड़ देता है।
कॉरेज ठीक से बच निकलता है। मैड डॉग सड़क पर मारा जा सकता है। किटी बनी को चिल्लाती है क्योंकि वह कॉरेज के घर से ट्रेन पकड़ सकती, और बनी किटी को बताती है कि कॉरेज ने उसकी जान बचाई। किटी कहती है सभी कुत्ते बुरे नहीं हैं और रात में थामे चलते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में से एक, हम कॉरेज के अतीत के बारे में सीखते हैं और कैसे वह बैग परिवार का हिस्सा बना। एपिसोड की शुरुआत होती है जब कॉरेज गायब कुत्तों के लिए विज्ञापन देखता है। तभी सभी फ्लैशबैक शुरू होते हैं। पहला फ्लैशबैक जिसमें कॉरेज जाता है वह है जब उसे पहली बार अलग किया गया था। माता पिता के संग कैच खेलने में उसके कुत्ते का सिर खंभे में फंस गया और वे उसे पशु चिकित्सक ले गए। पशु चिकित्सक कॉरेज को आजाद कर देता है और उसके माता पिता का अपहरण कर लेता है। फ्लैशबैक खत्म होता है क्योंकि एक चिंतित म्यूरियल कॉरेज से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वह जवाब नहीं देता। युस्तास भी वहां होता है, अंततः चिंतित होता है। पशु चिकित्सक के उल्लेख पर कॉरेज को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चिकित्सक ने एलियन जैसी जानवरों को बंदी बना रखा था। वेट को उसके माता पिता उनके एकांत कमरे में ले जाते देखा जाता है। वास्तविक समय में मरियल और यूस्टेस करेंस को वेट के पास ले जाते हैं, जो संयोग से वही वेट है जिसने उनके माता पिता को ले जाया था। इससे करेंस कार्यालय से भाग जाता है। एक दरवाजा खोलते ही एक और फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। युवा करेंस अपने माता पिता को एक रॉकेट में धकेला जा रहा देखता है। करेंस प्रयास करता है, पर दरवाजा पहले लॉक हो चुका था। अब करेंस दरवाजा फिर खोलने की कोशिश कर रहा है, जो रॉकेट की ओर जाता है। अचानक वेट उसे पकड़कर करेंस को धमकाता है कि अब उसकी बारी है रॉकेट की ओर जाने की। मरियल और यूस्टेस क्रोधित होकर वहां पहुंचकर वेट के करेंस से उनकी योजना सोचते हैं। वेट ने कुत्तों की अंतरिक्ष में प्रजनन कर उन्हें बड़ा और मजबूत बनाने का खुलासा किया। इसके बाद करेंस एक और फ्लैशबैक में चला जाता है। दुर्भाग्य से करेंस वेट से भागकर बच निकलता है और दूर से देखता है जब उसके माता पिता को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। वर्तमान में करेंस समय रहते रॉकेट से बच जाता है, ठीक उसी समय जब वेट मरियल और यूस्टेस को उनके साथ रखता है। अचानक करेंस एक बार फिर से अपने माता पिता को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च होने से बचाने की कोशिश कर रहा है। पिछली बार की तरह आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। करेंस वेट के स्टेथोस्कोप में चिल्लाता है, उसके चाबियां चोरी करता है, और जबकि उसके कानों में दर्द हो रहा होता है, करेंस रॉकेट का दरवाजा खोलता है और गोद लिए हुए माता पिता को जमा देता है। फिर वह वेट को रॉकेट में डालता है और वह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हो जाता है। आखिरकार उसे अपनी ही दवा का स्वाद मिल जाता है। ब्लाह ब्लाह ब्लाह। उसे अभी भी मेज पर बैठना नापसंद है। करेंस का एक और फ्लैशबैक होता है, इस बार कुछ पवित्र की याद के साथ। युवा मुरियल ने दुखद घटना के बाद साहस पाया और उसका नाम रखा। आज साहस को मुरियल के हर आराम में प्रेम पूर्वक देखा जाता है। दृश्य दूसरे। शोध करते समय मैंने कई दावे पढ़े कि यह करेज का सबसे डरावना एपिसोड है। उपयुक्त, वे निश्चित ही अंत में सबसे अच्छा बचा रखते हैं। एपिसोड शुरू होता है उन लंबी थकाऊ दिनों से जहां करेज सर्वोत्तम नहीं होता। अचानक करेज मुरियल की बकलावा बनाने में मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुरी तरह असफल हो गया। परफेक्शनिस्ट प्रकट होता है, जो पुराने क्लासिक स्कूल टीचर जैसा होता है, पर अधिक कुरूप और व्यवस्थित। परफेक्शनिस्ट करेज की हिम्मत को परिपूर्ण करने के लिए वहां होता है, चाहे वह शर्मिंदा हो। फिर वह उससे कई कार्य, जैसे परफेक्ट वॉक, पूरा करने को कहता है। एफिल टॉवर की एक सटीक प्रतिकृति को पूरी तरह से बनाना, पूरी तरह से सोने की कोशिश करते समय करेज को सबसे विकृत दुस्वप्न आते हैं, क्योंकि उसने उस दिन जो ट्रॉमा झेला था। कृपया एक वाक्य प्रदान करें। मेरा मतलब है बस देखें, क्योंकि मुझे यकीन है यही वजह है ये सबसे डरावना एपिसोड। अगली सुबह करेज बाथरूम में बाल ब्रश कर रहा होता है। फिश बाथटब से पास आता है और उससे कहता है कि परफेक्ट होने जैसी कोई चीज नहीं होती और कि वो कुछ भी कर सकता है जो वह मन में रखेगा। करेज के अगले पार्ट के दौरान वह जानबूझकर नहीं करता जैसा कहा गया। परफेक्ट व्यक्ति फर्श पर गिरकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है, करेज को उसके अपूर्ण परिवार के साथ पूरी तरह से खुश छोड़ते हुए। हाँ, फिलहाल करेज जिस एकमात्र फिल्म का हिस्सा है वह है, लेकिन अचानक स्कूबी डू 2021 के करेज द कॉवर्डली डॉग से मिलता है। हालांकि एक और फिल्म जल्द रिलीज होगी। फिल्म की शुरुआत करेज एंड स्कूबी डू की एक साथ अजीब आवाज सुनकर होती है। स्कूबी गैंग के साथ रहते हुए यह जानने के लिए भागता है कि वह क्या था, और सभी उसका पीछा करते हैं। वे उस शहर में पहुंचते हैं जहां कॉरेज रहता है। तुम एक कुत्ता हो? हाँ, मैं भी। वे एक समूह सिकाड़ा कॉरेज और स्कूबी पर हमला करते हुए पाते हैं। साथ में वे उन्हें सभी को मार देते हैं। वे बैग के घर में आमंत्रित होकर घूमते, कहानियां सुनाते और टीवी देखते हैं।
जब तक कि उन्हें शहर के मेयर के घर में रात के खाने का निमंत्रण नहीं मिलता। जब वे अपनी गाड़ियों में चढ़ते हैं तो दिखाया जाता है कि एक रानी सिकाडा यूस्टेसे का स्थान लेती है। सिकाडा यूस्टेसे का ट्रक मिस्टी मशीन में चला जाता है और गैंग संभवतः सिकाडा को हरा देता है और वे यूस्टेसे के साथ फिर से मिलते हैं और हवेली की ओर बढ़ते हैं। अनुमान लगाओ क्या? जैसे ही पहुंचते हैं, रात का खाना शुरू करते हैं और गैंग मेयर को शहर में हुई डरावनी घटनाएं बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेयर उपेक्षात्मक और कॉरेज की बातें नहीं सुनता। मेयर सुझाव देता है कि वे संग्रहालय जाएं, लेकिन कॉरेज और कई अन्य रात का खाना खत्म करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। खाना इतना भयानक होता है कि वे अपनी सामग्री या खाना खोजने रसोई जाते हैं। मैं नया सरसों जरूर लाऊंगा। वहां पहुंचकर वे रानी की सिकाडा को फिर से काम करते और मेयर को निगलते हुए देखते हैं, जिससे कोरेज के बीच महाकाव्य पीछा दृश्य शुरू होता है, शैगी और स्कूबी के साथ रानी सिकाडा के पीछे। इस बीच गैंग के बाकी सदस्य एक गुप्त मार्ग ढूंढते हैं। म्यूजियम की यात्रा करते समय उसने उल्का द्वारा संचालित बड़ी मशीन के चारों ओर लोगों के साथ घटित हो रही अजीब घटनाओं को देखा। पकड़ने के दृश्य उन्हें उसी कमरे में ले जाते हैं और मशीन से टकरा जाते हैं। मशीन टूटने पर गुरुत्वाकर्षण अजीब ढंग से काम करना शुरू कर देता है। सभी खेत की ओर लौटते हैं, वहां मकई उगते देखते हैं। मैंने उस सुनसान खेत में पहली बार ऐसा देखा। रानी सिसाडा भी वहां है और इसके साथ ही उसकी कई छोटी प्रतियां भी हैं। सभी का अपहरण होने लगता है सिवाय शैगी, स्कूबी और करेज के। कुछ समय बाद शैगी करेज को उसकी बहादुरी बताते हुए बड़ा भाषण देता है, फिर उसका अपहरण हो जाता है। सामान्यतः करेज सिसाड रोकने के उपाय समझने के लिए कंप्यूटर पर मदद मांगता है। कंप्यूटर को मदद चाहिए, इसलिए वे वेल्मा का जोड़ते हैं। कंप्यूटर बताता है कि जीतने के लिए उल्का जरूरी है, इसलिए वे घर के नीचे गहरा गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। वे उल्का को प्राप्त करते हैं और अपने दोस्तों और परिवार को मुक्त करते हैं। तभी उल्का रानी सिसाडा को उसकी एक विशाल रूप में बदल देती है। म्यूरियल के प्रोत्साहन के बाद करेज भी खुद को विशाल बना लेता है और सिसाडा से लगभग मौत के कगार पर लड़ता है। वह फिर से छोटा हो जाता है और उल्का के साथ भाग जाता है। रानी की सिसाडा अंत में मलबे से कुचल जाती है और गिरोह उसे मास्क उतारकर मेयर का पता लगाता है। लेकिन रुको, वे फिर से मास्क उतारते हैं और कार्ड्स एंड लैकवैक को पाते हैं। उन्होंने एक बार फिर से परिवार में साहस कमजोर कर उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की। अगर तुम न होते, मैट। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिल्म समाप्त होती है।